Hello students, very good morning. Today we are going to learn the chapter number 6, that is childhood of गांधी जी. बच्चों, आज हम चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी यानी गांधी जी के बचपन की एक कहानी, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे. जो गांधी जी ने अपनी जो बुक्स हैं उसमें इन सब चीज़ों को लिखा है, समाहित किया है, और उन्हीं में से एक संस्मरण यहाँ पर आपको पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए न्यू वर्ड्स हो सकते हैं. सो मैंने उन वर्ड्स को लिख दिया है, आप इन्हें नोट करेंगे. और इन सब के अलावा जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं कि वो आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, उन्हें आप नोट करें और फिर आप कमेंट में मुझसे पूछें. सो लेट्स स्टार्ट. It says, I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. गांधी जी कहते हैं कि मैं निश्चित तौर पर 7 साल का होता होऊंगा, मेरी उम्र 7 साल की होगी, जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर को छोड़ दिया और वो चले गए राजकोट. काहे के लिए गए? तो वहाँ पे राजस्थानी कोर्ट के एक मेंबर बने, यानी कि वो वकालत करते थे, तो राजस्थानी कोर्ट था वहाँ पे, उसके मेंबरशिप लेने के लिए वो वहाँ पे चले गए. यानी कि वो लोग शिफ्ट कर गए पोरबंदर से राजकोट की तरफ. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. वहाँ पे मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया और मुझे जहाँ तक याद आता है, आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, मैं उन दिनों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाता हूँ कि वहाँ पे जो मेरे साथ जो टीचर्स थे, जो मुझे पढ़ाया करते थे, उनके नाम और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं मुझे याद आती हैं. As at पोरबंदर so here, जैसा कि पोरबंदर में था वैसा ही यहाँ पे. There is a hardly anything to note about my studies. जाहिर सी बात है, गांधी जी बचपन में पढ़ाई करने से बहुत पीछे रहते थे, तो वो कहते हैं कि जैसा पोरबंदर में था वैसा ही यहाँ मेरे साथ हुआ कि मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में वहाँ कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताने लायक कुछ भी नहीं हैं. I could only have been a mediocre student. मैं शुरू से ही एक मीडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का, एवरेज स्टूडेंट जिसको कहते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट में रहा. From this school I went to the suburban school and thence to the high school, having already reached my 12th year. उस स्कूल से, जो पहला उनका स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से वो एक सब अर्बन स्कूल में गए. जैसा उन्होंने कहा कि फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल. सब अर्बन स्कूल यानी उपनगरीय, एक जो नगर और उपनगर, तो उपनगरीय एक स्कूल था, वहाँ पे गए. एंड देंस वहाँ से फिर वो एक हाई स्कूल में गए, जहाँ से उन्होंने 12 साल की उम्र तक में वहाँ तक पढ़ाई की. यानी वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी उम्र 12 साल हो गई थी. I do not remember having ever told a lie during this short period. Sorry. मुझे नहीं याद आता है कि मैंने कभी भी इस पीरियड में, इस छोटे से लाइफ के पीरियड में कभी भी झूठ बोला होगा. गांधी जी कहते हैं कि either to my teachers or to my schoolmates. मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी, उस पीरियड में मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला होगा, न तो मेरे टीचर्स से और ना ही मेरे जो साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनसे, स्कूलमेट से. आई यूज्ड टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. मैं शुरू से ही बहुत शाई यानी शर्मीले किस्म का व्यक्ति था, और कंपनी यानी कि लोगों के साथ मेल जोल जो होता है उसे अवॉइड करता था, उससे दूर रहता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. मेरे जो बुक्स थे, मेरी किताबें और मेरे जो लेसन्स, अध्याय थे, वो ही मेरे इकलौते कंपेनियंस यानी साथी थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड. घंटे, जैसे ही घंटा बजता वैसे मैं स्कूल जाता और वापस स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर चला आता. दैट वॉज माई डेली हैबिट. यही मेरी दैनिक दिनचर्या थी. आई लिटरली रैन बैक. लिटरली का मतलब पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीटली.
तो आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नो बियर टू टॉक टू एनीबॉडी। मैं वहाँ से पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल भाग आता था वहाँ से, स्कूल से किसी से बातचीत नहीं करता था क्योंकि वो बातचीत करना नहीं चाहते थे। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट समवन शुड पोक फन एट मी। देखो लेस्ट का मतलब होता है शायद, और पोक फन ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो गांधी जी वहाँ से भाग आते थे, ऐसा शायद वो इसलिए कहते थे कि शायद मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, इसलिए वो कंपेनियनशिप में विश्वास नहीं रखते थे, दोस्त नहीं बनाते थे। There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. वो एक घटना को याद करते हैं गांधी जी। वो कहते हैं कि एक मेरे साथ घटना हुई थी जब इस स्कूल में एग्जामिनेशंस चल रहे थे, और वो मेरा फर्स्ट ईयर था स्कूल का, हाई स्कूल में, और वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बेकार सी एक घटना उनके साथ हुई थी जो उन्हें याद आती है, जो उनके रिकॉर्ड में है। मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। मिस्टर गिल्स नाम के एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो कि उनके स्कूल में वो आए थे विजिट पे, एक इंस्पेक्शन पे आए हुए थे। ही हैड सेट अप 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 5 शब्द दिए थे स्पेलिंग लिखने के लिए, उसकी स्पेलिंग की एक्सरसाइज के लिए। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केतली, उनमें से एक वर्ड था केतली। गांधी जी कहते हैं कि आई हैड मिस स्पेल्ड इट, मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी थी, मैंने उसको गलत स्पेल किया था। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। जो टीचर थे मेरे स्कूल के, वो अपने बूट के आवाज़ से मेरा ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, मुझे उसकी तरफ दिखाना चाहते थे, लेकिन मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए, वो मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। it was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's notebook, for I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था, गांधी जी कहते हैं कि इट वॉज बियॉन्ड मी, ये मेरे समझ से परे था कि वो टीचर मुझे ऐसा कहना चाहते थे कि तुम अपने बगल वाले बच्चे से कॉपी करके उस स्पेलिंग को लिख लो। मैं तो ये समझता था कि वो टीचर वहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि हम लोग चोरी न कर पाए, नकल न कर पाए। तो देखो शुरू से ही गांधी जी की मेंटेलिटी कैसी थी। The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. इसका नतीजा क्या हुआ कि मुझे छोड़ करके हर लड़का उसने उस स्पेलिंग को सही सही लिखा, और रिजल्ट क्या हुआ, सभी का रिजल्ट करेक्ट आया। Only I had been stupid, केवल मैं ही एक महामूर्ख था, बेवकूफ था। The teacher tried later to bring this stupidity home to me. शिक्षक ने बाद में मेरे इस मूर्खता को ठीक करना चाहा, bring home to me, मुझे समझाना चाहा, मुझे इसके बारे में बाद में मुझे बताया, उन्होंने बताने की कोशिश की, बट विदाउट इफेक्ट, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, मैंने कभी भी नकल करने की कला को न सीख पाया। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मैंने नकल करना कभी भी नहीं सीखा। Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. हालांकि ये जो घटना हुई थी, गांधी जी कहते हैं कि इसके बावजूद उस टीचर के प्रति मेरी जो भावनाएं थी, जो रेस्पेक्ट की भावना थी, वो कभी भी कम नहीं हुई। डेमिनिश का मतलब जो घृणा होता है वो कम नहीं हुआ, मतलब डेमिनिश मतलब अरुचि, यानी कि रेस्पेक्ट में कमी नहीं हुई या रेस्पेक्ट के प्रति अरुचि नहीं हुई, घृणा नहीं हुआ। नेक्स्ट, आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स। मैं बाय नेचर मतलब मेरी प्रकृति थी, गांधी जी कहते हैं कि मेरी प्रकृति थी, प्रकृतिवश मैं ब्लाइंड टू, दैट मीन्स ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ द एल्डर्स, यानी कि जो बड़े लोग जो गलती करते हैं उसके प्रति उसको नजरअंदाज कर देता था, उसको मैं देखता नहीं था। ये मेरी प्रकृति थी, उनकी ये प्रकृति थी।
Later I came to know of many other failings of this teacher, but my regard for him remained the same, for I had learned to carry out the orders of elders not to scan their action. बाद में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनमें उस पर्टिकुलर टीचर के जो उनके कमियां थी उनके बारे में वो जो भी उनकी कमियां थी वो सारी कमियां बाद में मुझे पता चलती थी, लेकिन फिर भी मेरा जो रिगार्ड था उनके प्रति वैसा का वैसा ही था। और चूंकि मैंने कभी भी यह सीखा नहीं था कि बड़ों की आज्ञा को न माने, बड़ों की बातों को न माने, वो हमेशा से बड़ों की बातों को मानते थे, उनके एक्शंस को स्कैन नहीं किया करते थे, यानी कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्कैन करना मतलब कि उनके कार्यों के प्रति उसको उधेड़ते नहीं थे कि ये गलत है या सही है, इसके बारे में एनालिसिस नहीं करते थे। 2 अदर इंसिडेंट्स, 2 और घटनाएं होती हैं बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, उसी समय में जिस समय की बात ये गांधी जी कहते हैं। हैव ऑलवेज क्लंग मी टू माई मेमोरी, क्लाइंग से बना है, क्लाइंग मतलब चिपक जाना, तो गांधी जी कहते हैं कि 2 और भी घटनाएं हैं जो कि मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरी में हमेशा से ही चिपकी हुई हैं। एज ए रूल आई हैड डिस्टेस्ट, आई थिंक मैंने नहीं लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम। एज ए रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग, ओह सॉरी, ओके मैं बाद में ये वर्ड मीनिंग आपको लिखा दूंगा ठीक से। एज ए रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। डिस्टेस्टर का मतलब होता है एक्चुअली घृणा, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये कम होना होता है और डिस्टेस्ट मैं लिख देता हूँ, डिस्टेट, इसका मतलब होता है अरुचि या फिर घृणा। ओके सो होता है, मिस कर जाता है माइंड। नेक्स्ट तो 2 other incidents, okay. As a rule I had a distaste for any reading beyond my school books. distaste मतलब घृणा, तो एज ए रूल यानी कि जैसी उनकी स्वाभाविक प्रकृति थी, नियम था कि स्कूल की जो किताबें थीं, उनके जो कोर्स की किताबें थीं, उनको पढ़ना छोड़ करके बाकी उनको कुछ भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बाकी की पढ़ाई से उन्हें अरुचि थी, उन्हें घृणा थी। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, the daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teachers as much as I dislike deceiving him. गांधी जी कहते हैं कि डेली जो उनको एक्सरसाइज मिलता था, जो उनको लेसन्स मिलते थे बनाने के लिए, वो तो वो पूरा कर देते थे, क्योंकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि टीचर्स जो हैं उनको इस बात के लिए, क्योंकि टीचर्स का वो बहुत सम्मान किया करते थे, तो कभी भी उनका ऑनर टीचर के प्रति कम नहीं होता था। तो गांधी जी ये कहते हैं कि मैं कभी भी टीचर्स के नज़र में खराब नहीं बनना चाहता था, इस कारण से मैं एक्सरसाइज तो सब कर लेता था, लेकिन केवल एक्सरसाइज करने भर का था। नेक्स्ट पेज में है देयरफॉर आई वुड डू द लेसन्स, इसलिए मैं एक्सरसाइज जो लेसन्स होते थे वो कंप्लीट कर लेता था, बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन देम, लेकिन अक्सर उनमें मेरा मन नहीं लगता था। दस व्हेन इवन द लेसन्स कुड नॉट बी डन प्रॉपरली देयर वाज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग, और इसका नतीजा क्या होता था कि लेसन्स तो ढंग से कंप्लीट होते नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता था, यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि दूसरा कुछ वो पढ़ें, एक्स्ट्रा रीडिंग करें। बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज्ड बाय माई फादर, लेकिन किसी तरीके से कभी ऐसे नज़र पड़ गई उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा एक किताब खरीदी गई थी और सहसा ही उनकी नज़र उस किताब के ऊपर पड़ी। वो किताब क्या थी? इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटक।
ये श्रवण पितृभक्ति नाटक नाम का एक बुक था, जो कि अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार जो था, जो कि पितृभक्त था, अपने माता पिता की आज्ञा मानता था, जो उनको लेकर के और तीर्थ यात्रा पर गया था, उसके बारे में वो किताब थी। I read it with intense interest। मैंने उसे बहुत ही गहन जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, जो गहरी रुचि के साथ में मैंने उसे पढ़ा। There come to our place about the same time इटिनरेंट शोमैन। इटिनरेंट का मतलब होता है यायावर, जो लोग भ्रमणकारी होते हैं, घुमंतु, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। और शोमैन मतलब जो मेला वगैरह दिखाने, तमाशा दिखाने वाले जो लोग होते हैं वैसे। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग इधर से उधर घूम घूम करके तमाशा दिखाते हैं। तो उस जमाने में, आजकल तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसे तमाशा वाले भी घूमा करते थे, और उन्हीं के माध्यम से बच्चे जो हैं वो एंटरटेनमेंट किया करते थे। तो आइटिनरेंट का मतलब होता है घुमंतु, यायावर या फिर भ्रमणकारी। तो एक ऐसा ही शोमैन था जो कि उस जमाने में, उस समय वहाँ पे आया था। वन ऑफ द पिक्चर्स, वो एक दिखाता था, एक पिक्चर उसने दिखाया था, प्रदर्शन किया था उसने। वन ऑफ द पिक्चर्स आई वॉज शोन वाज ऑफ श्रवण कैरिंग by means sling his blind parents on a pilgrimage। उसमें एक पिक्चर दिखाया गया था, एक फोटो, एक तस्वीर दिखाई गई उस क्या कहेंगे उसको, शोमैन के माध्यम से। तमाशा दिखाने वाले ने एक पिक्चर दिखाई। क्या पिक्चर दिखाई कि श्रवण कुमार जो कि रस्सी से, वो टोकरी में अपने माता पिता को बिठा के और रस्सी से उसे बांध करके और लटका करके और तीर्थ यात्रा पर, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ भ्रमण, तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान, तो वहाँ पे वो ले जाते हैं। तो वो पिक्चर उन्हें दिखाई। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। इनडेलिबल का मतलब है अमिट, जो कभी न मिटे। तो ये जो बुक थी, कौन सी बुक? श्रवण कुमार की पितृभक्ति वाली बुक। और वो जो पिक्चर उस शोमैन ने दिखाया, वो इन दोनों ने मिलकर के गांधी जी के मन में एक अमिट छाप तैयार कर दी। इस की एक बहुत ही बेहतरीन और एक पिक्चर का इम्प्रेशन जो कि कभी नहीं मिटता था। Here is an example for you to copy। और गांधी जी ने अपने आप से कहा, I said to myself, वो कहते हैं मैंने अपने आप से कहा कि यहाँ पे एक उदाहरण है तुम्हारे लिए, जो तुम उस उदाहरण को देखो, उसको कॉपी करो, उसका अनुसरण करो। The agonized lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory। गांधी जी कहते हैं कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे स्मरण में ये जो एगोनाइज्ड यानी कि जो संतप्त मतलब दुख से क्लांत, दुख से पीड़ित, और लेमेंट मतलब शोक यानी दुख। तो शोक से पीड़ित, संतप्त जो पेरेंट्स थे, किसके? श्रवण कुमार के। और उनके वो शोक संतप्त पेरेंट्स क्यों थे? क्योंकि श्रवण कुमार को तीर लगने से डेथ हो गई। अयोध्या के राजा दशरथ ने तीर मारा, श्रवण कुमार मर गए, और उसके कारण उनके माता पिता दुखी हो गए। और ये बातें उनके, गांधी जी के स्मरण में हमेशा के लिए छप सी गईं। There was a similar incident connected with another play। दूसरी एक घटना के बारे में ही वो बताते हैं। एक और भी घटना हुई थी इस प्रकार की। Just about this time, उसी समय I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company। वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता से आज्ञा ले ली थी एक नाटक कंपनी के द्वारा जो दिखाया गया था ड्रामा, उसको देखने के लिए। और द प्ले, वो प्ले क्या था? हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। वो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में वो एक प्ले था जो कि उनके हार्ट को कैप्चर किया, मतलब उनके हृदय को छू गया। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट। मैं कभी भी उसे देख करके थकता नहीं था, जितनी बार भी देख लूं मैं थकता नहीं था। इट हॉन्टेड मी, उसने मुझे अंदर से हिला दिया था, डरा दिया था। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर्स। और मैंने कई बार खुद में अपने आप के हरिश्चंद्र को महसूस किया, देखा, उनके एक्ट को प्ले किया, उनको प्ले किया।
वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र वाज। और एक सवाल आता है उनके मन में कि सारे लोग हरिश्चंद्र के जैसे सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते। द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट। यह प्रश्न मैं अपने से दिन और रात लगातार पूछता था। द फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब होता है कठिन परीक्षा। कहते हैं कि द फॉलो ट्रूथ एंड गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज द वन आइडल इन इंस्पायर्ड इन मी, इट इंस्पायर्ड इन मी। वो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादी थे, सत्य के पीछे पीछे घूमते थे, और राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पीछे पीछे घूम के कई सारी कठिन परीक्षाओं को पार किया। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। ये जो उनका आइडियल है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। आई लिटरली, संपूर्ण रूप से आई लिटरली कहते हैं कि आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। मैं संपूर्ण रूप से हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता हूँ। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफन मेड मी वीप। और उसको सोच सोच के कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे दैट हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मेरा जो कॉमन सेंस है वो क्या कहता है कि हरिश्चंद्र और वो श्रवण कुमार ये कभी भी आज के समय में एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, यानी कि बीती हुई बात नहीं है। Still both हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। निश्चित तौर पे आज भी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार एक वास्तविक चरित्र हैं मेरे लिए, यानी लिविंग रियलिटीज हैं, वास्तविक चरित्र हैं। एंड आई एम श्योर आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड दोज प्लेज अगेन टुडे। और निश्चित तौर पर वो कहते हैं कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं श्योर हूँ कि अगर मैं फिर से उनके प्लेस, उनकी जो कहानी है उसको मैं फिर से अगर पढ़ूंगा, देखूंगा, तो निश्चित तौर पे मैं मूव हो जाऊंगा। मूव का मतलब बिकम इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या होता है? भावावेशित होना, यानी कि भावनात्मक रूप से अपने आप को प्रदर्शित करना, यानी इमोशनल हो जाना। तो निश्चित तौर पे उनकी कहानी को फिर से अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, तो शायद कहते हैं गांधी जी कि मैं फिर से आज इमोशनल हो जाऊंगा। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को देखा, और बाकी आप इसके वर्ड मीनिंग्स को देखिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।